दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल चेची जी, जो पहले कांग्रेस में रहे और अब आम आदमी पार्टी के साथ अपना राजनीतिक कैरियर शुरू कर रहे हैं। अगर इनके बारे में मैं बात करूं तो अनिल चेची जी टीचर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अभी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। कुछ हमारे इनके साथ सवाल होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अध्यापक, एक टीचर राजनीति में क्यों आता है। सबसे पहले स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल चेची। नमस्कार सत्यपाल भाई और नमस्कार सभी साथियों को जो सत्य हुंकार देख रहे हैं। चेची साहब, आप तो राजनीति में रहे हैं, काफ़ी समय हो गया आपको, कांग्रेस में भी आप रहे, तो कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या रहा? सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगा, आप आम आदमी पार्टी में क्यों आ गए? क्योंकि आपको कांग्रेसी जो विधायक रहे यहाँ से ललित नागर जी का बड़ा खास माना जाता था। इसी सवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सत्यपाल भाई, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक मैं कांग्रेस में था तो मेरे ऊपर ये टैग था कि भाई ये ललित नागर का बहुत खास आदमी है। और ये भी सच्चाई है कि मैं जब तक विधायक जी के साथ रहा, तन मन धन से मैंने विधायक जी का साथ दिया। और अब बात आगे आपने कही कि भाई आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों की। देखो, मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मैंने अध्यापन कार्य किया है और 4-5 साल मैंने अलग अलग स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया है। और अब तक मैंने जो राजनीति देखी, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, वो राजनीति केवल धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जात के आधार पे और एक तरह से कहें तो हम बेफालतू की बातों के आधार पे ज़्यादातर राजनीति हुआ करती थी। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए, मैंने खुद ने जो महसूस किया है, खुद ने जो देखा है कि जो एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास वर्ग का जो आदमी है, जिसकी मूलभूत ज़रूरत जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, जो सबसे बड़ी मूलभूत ज़रूरत है वो शिक्षा और स्वास्थ्य। और मैं खुद एक अध्यापक हूँ, अध्यापक होने के नाते मुझे वो पार्टी, वो केजरीवाल जी इसलिए ज़्यादा पसंद आए क्योंकि उन्होंने वो कदम उठाया शिक्षा के मामले में जो आज तक ना बीजेपी ने उठाया ना कांग्रेस ने उठाया। इसीलिए मैंने उनकी जो शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी जागरूकता थी, जो उन्होंने दिल्ली के अंदर स्कूलों में, हॉस्पिटलों में काम किया है, उसको देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ललित नागर जी नाराज हो गए और आपको जो टिकट का या चुनाव लड़ने की जो आपकी जिज्ञासा रही होगी ये आपकी पूरी नहीं हो रही थी? आपको लगा कि नई पार्टी आम आदमी आई है तो चलो आगे आगे चल के टिकट मांग लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ललित नागर जी की जो बात है, वो जो मेरे उनसे संबंध है वो पारिवारिक संबंध है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और ना इसमें कोई टिकट की बात है। कैसे संबंध है ललित नागर जी से अभी? देखो, पारिवारिक संबंध है, वो भी पुराना परिवार है और हमारा उनसे आना जाना रहा है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग होती है, पारिवारिक संबंध अलग होते हैं, तो इसमें टिकट की कोई बात नहीं है और ना मैंने कभी उनसे टिकट की मांग करी। और आम आदमी पार्टी में भी आज मैं काम कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 29 के लिए काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देगी, देखो कोई भी राजनीतिक आदमी है, जब वो आता है तो उसकी कुछ ना कुछ राजनीतिक सोच होती है। अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर पार्टी मौका नहीं देगी, पार्टी कहेगी कि भाई इस बंदे को टिकट दी है, आपको उसके साथ लगना है, तो जहां भी पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी मैं उसमें अपने तन मन धन से मदद करूँ। लेकिन अनिल जी, आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, टीचर भी रहे हैं, कहाँ राजनीति में आप आ गए? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और राजनीति में जाए, कुछ अजीब सा नहीं लगता है? इतनी सारी पढ़ाई लिखाई आपने की, आपके परिवार वालों ने भी, घर वालों ने भी कहा होगा, क्यों आपका राजनीति में इंटरेस्ट है? देखो, बिल्कुल सही बात है सत्यपाल भाई। वैसे आपने एक बात सुनी भी है सत्यपाल भाई कि कहते हैं कि भाई राजनीति गंदी चीज़ है और इसमें तो गलत लोग आते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ बताया जाता है कि अगर हमारे जैसे अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर सफाई कहाँ से होगी? अगर हर कोई गलत ही आदमी इसमें प्रवेश कर जाएगा तो फिर सफाई कहाँ से होगी? आज मेरे जैसे जो शिक्षक हैं, अध्यापन कार्य किया हुआ है, हम जैसे लोग जब आगे आएंगे तभी तो इस गंदगी को दूर करेंगे। ये तो आप वही भाषा बोल रहे हैं जो केजरीवाल ने कभी बोली थी कि अब तो गंदगी में उतरना पड़ेगा अगर गंदगी की सफाई करनी है। तो क्या आपको भी ये लगता है कि आप अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में जो गंदगी है उसे, उस गंदगी में उतर के उसे साफ करना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं? कमल जब भी खिलता कीचड़ में खिलता है, तो फिर कमल खिला लेते भाजपा के साथ। आम आदमी पार्टी उसी बात पे आ रहे हैं, कमल खिलता कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में हमने खिला के देख लिया।
MCF में भी बीजेपी को देख लिया, हरियाणा में भी बीजेपी को देख लिया, देश में भी बीजेपी को देख लिया, तो कीचड़ चारों तरफ थी, उसमें कमल खिला लिया। अब बात कमल से नहीं बनती, उस कमल को साइड करके अब हमें झाड़ू मारने की जरूरत है, क्योंकि झाड़ जब सफाई होगी तो कमल से काम नहीं चलेगा, ये वहां पे झाड़ू की जरूरत पड़ेगी। ये भी तो हो सकता है कल अनिल चेची पार्षद बन जाएंगे और फिर वो भी वही कमल वाली राजनीति में जिस पे आप आरोप लगा रहे उसी में चले जाएंगे। नहीं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, पीछे आप थोड़ा सा मेरे इतिहास में जाओगे, जब मैं छात्र राजनीति में होता था तो मैंने वहां पे काम किए, आप जाके पता करना। जब मैं NSUI में रहा था तो मैंने पार्टी से अलग हटके स्टूडेंट के लिए जितनी भी बात लड़ाई है मैंने लड़ी है, चाहे उनके एडमिशन्स को लेके हो, चाहे किसी बच्चे के गलत मार्क्स आने के हो, चाहे सेमेस्टर सिस्टम को लेके हो, चाहे मैगपाई पे फुटओवर ब्रिज बनवाने की बात हो, मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और वो किसी पार्टी के लेवल पे नहीं, वो सभी के सहयोग से लड़ी है। तो क्या अनिल चेची को लगता है कि कांग्रेस सक्षम नहीं है ये काम करने में, इसलिए आपने पार्टी बदल दी? हाँ, आप देखो ये भी कह सकते हैं। वैसे इससे ज्यादा जो बड़ी बात है वो विचारधारा, मैं अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आया हूं, क्योंकि जो उनकी विचारधारा है वो सच में ही वो विचारधारा है जो एक मेरे जैसे जो 13-14 साल से कांग्रेस का कट्टर वर्कर हुआ करता था, उस वर्कर को अगर अपनी तरफ खींच रही है तो वो विचारधारा का कमाल है, ना कि और कोई राजनीतिक सोच। कौन सी विचारधारा? फ्री वाली विचारधारा, रोने वाली विचारधारा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, सब कुछ ले लूंगा, ये वाली विचारधारा की बात कर रहे हैं? नहीं, विकास की विचारधारा, एक आम इंसान के जो दर्द है उस दर्द को समझने वाली विचारधारा। जैसे मैंने पहले भी बता दिया, एक जो मिडिल क्लास लोअर क्लास जो व्यक्ति है उसको क्या चाहिए। अब आप और हम आपस में ही लगा ले, अगर आप पैसे कमा रहे हो या मैं कुछ काम कर रहा हूं, किस लिए कर रहे हैं? कि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए। परवरिश में सबसे पहले एजुकेशन हो जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, उनकी कोई हारी बीमारी है तो उन्हें स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिल जाए। जब ये काम केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में अच्छे से कर रही है तो क्यों ना हम चाहें कि ये काम हमारे यहाँ भी हो। और जो इंसान इधर उधर के पैसे कमाता है, अच्छी एजुकेशन तब भी बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें केजरीवाल जी को चुनना पड़ा। उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ और तभी मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद में स्कूल नहीं है, फरीदाबाद में एजुकेशन नहीं है, आप एजुकेटेड बैठे हैं, तो केजरीवाल की एजुकेशन से तो आप एजुकेटेड नहीं हुए ना, आप भी हरियाणा की एजुकेशन से एजुकेटेड हुए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। मैं इसे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि आज के टाइम में हरियाणा में दो तरह की एजुकेशन हो रही है, एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल। देखो मैं पढ़ा हूं, मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूं। आप आज भी किसी सरकारी स्कूल में जाकर एक बार सर्वे करें, आप जाकर देखें कि एक स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, उसमें बच्चे 300 हैं और 12th क्लास में बच्चे हैं जी 22 और टीचर 1। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक एक टीचर 22-22, 23-23 बच्चों को, अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चों को एक एक बच्चा पढ़ा रहा है? आपके नजदीक सेहत पर स्कूल है, आप यहां पे जाके सर्वे करके देखो कि आज सच में सरकारी स्कूलों की दशा क्या है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, आप हरियाणा के स्कूल उठाओ और दिल्ली के स्कूल उठाओ, दोनों की तुलना करो, आपको अगर जमीन आसमान का फर्क अपने आप समझ आ जाएगा और आप खुद ही कहोगे कि हाँ जी सच में ही केजरीवाल जी की जो विचारधारा है शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर वो सच में ही हरियाणा से तो बहुत ऊपर है। लेकिन अंतर ये भी तो है ना, वो दिल्ली है, छोटा राज्य है, ये हरियाणा है, ये उसकी अपेक्षा फैला हुआ ग्रामीण इलाका भी है, बड़ा भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा हरियाणा में? क्यों नहीं हो पाएगा? अब पंजाब में सरकार बनी है, पंजाब में उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। और हम तो हरियाणा की बात इसलिए करें क्योंकि हरियाणा वैसे तो साधन संपन्न है। आप अगर कहीं बिहार की यूपी की बात करते तो मैं एक तरह से मान भी सकता था, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान रहा है और कृषि प्रधान जहां भी अच्छी कृषि होती है वहां तो इतना साधन संपन्न इंसान हो जाता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करवा सकता है। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ काम नहीं होगा। स्कूलों में अब नजदीक किसी स्कूल को देख ले, आज स्कूल खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े? वहीं आपकी कॉलोनी में अगर 2 स्कूल भी होंगे प्राइवेट तो वो भर के चल रहे हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी जो स्कूलों की लचर व्यवस्था है वही तो कारण है कि प्राइवेट स्कूलों में तो भीड़ लगी हुई है, वहीं सरकारी स्कूल खाली पड़े। तो दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से वहां भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट से ज्यादा मारामारी सरकारी स्कूलों में हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छी व्यवस्था है। आपको लगता है कि दिल्ली वाली एजुकेशन सिस्टम यहाँ लागू होना चाहिए, ऐसा आपका मानना है? हाँ बिल्कुल। चेची साहब, क्या ऐसी समस्याएं मानते हैं? आपने वार्ड 29 का नाम लिया, मुझे लग रहा है शायद आप वार्ड 29 से पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये बात सच्चाई है कहीं, अगर मैं सीधे स्पष्ट आपसे पूछूं? हाँ सतपाल भाई, देखो मैंने पहले भी बताया कि राजनीतिक सोच हर किसी इंसान की जो राजनीति मार है, लेकिन पार्टी अगर मुझे मौका देती है
तो वार्ड नंबर 29 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैदान में हूँ। और अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो जिस किसी को भी पार्टी मौका देगी और जहाँ कहीं भी मेरी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, मैं पार्टी के साथ काम नहीं, वो वाला मौका तो नहीं कि टिकट मुझे मिला तो मैं लड़ा और टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय फाइट कर दिया, जैसा कि अमूमन देखने को मिलता है टिकट के लिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी के सामने ये बात भी कह रहा हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं जहाँ भी पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी उसमें पूरी तन मन धन से अपनी मेहनत करूँ। वार्ड 29 की अगर बात करें, किन समस्याओं को आप प्राथमिकता के आधार पर देख रहे हैं वार्ड 29 में? देखो जी, वार्ड 29 की अगर हम बात करें तो वार्ड 29 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप जाके देखो, कभी राजीव नगर जाओ, संतोष नगर जाओ, धीरज नगर, इतना बड़ा धीरज नगर है, उसमें आप जाके देखो कहीं भी सरकारी स्कूल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। जो प्राइवेट लोग हैं वो जल्दी से नहीं चाहते कि वहाँ पे सरकारी स्कूल हो, और सरकारी स्कूल अगर अच्छा होगा तो प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में दाखिला ले लेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी यही है कि वहाँ सीवरेज की व्यवस्था बड़ी गंदी है, नालियाँ बुरी तरीके से जाम पड़ी हैं, सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, और स्वास्थ्य और शिक्षा तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। लेकिन सवाल तो ये बड़े खड़े हो जाएंगे कि आप नगर निगम की तैयारी करेंगे, नगर निगम का चुनाव होगा, नगर निगम में शिक्षा आती नहीं है, नगर निगम के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, फिर आप वही रोना रोएंगे जैसे दिल्ली में केजरीवाल रोते रहे कि भाई हमारे तो हमारा जो वो काम नहीं करने देता, हमको एलजी नहीं काम करने देता है, बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। यहाँ भी आप यही करेंगे कि अभी तो हमें आपने निगम में बनाया है, हमें यहाँ काम नहीं करने देते बीजेपी वाले। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने उनका परिणाम देखा ना, वो रोए तो लोगों ने एमसीडी में उनको दिया भाई, तब वो कहते थे कि भाई स्कूल हमारे कब्जे में कम है क्योंकि एमसीडी में है, सफाई व्यवस्था एमसीडी में ज़्यादा है, तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और लोगों ने आज उनको एमसीडी में भी चुन दिया। आज हम एमसीएफ में अपनी आवाज़ उठाएंगे, चाहे हमें किसी के पास भी जाना पड़े। और आज जब एमसीएफ में हम नहीं कह रहे कि हम सारे काम करवा पाएंगे, जितने भी काम हम करेंगे वही आवाज़ हमारी 2024 में और बुलंद होगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये जो जनता जनार्दन है, इसका आशीर्वाद 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को जरूर मिलेगा और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। जो काम हमारे अब अधूरे रह जाएंगे उन्हें हम अपनी सरकार बना के करेंगे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले नगर निगम से हम शुरुआत करके उंगली पकड़ लें और धीरे 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 फिर पूरे हरियाणा पे कब्जा करें, ये आपका इरादा? देखो, शुरुआत तो हमने करनी है। अब हम आज नगर निगम से शुरुआत करेंगे। हमारे जो लोग हैं, जिनको हमसे उम्मीद है, उन्हें हमसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब हम बन के आएंगे, कुछ काम करेंगे, तो वही लोग फिर आगे हमें विधानसभा के चुनाव में भी सपोर्ट करेंगे। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी ना, और वो शुरुआत हम एमसीएफ से करने जा रहे हैं। क्या स्थिति आज की डेट में आप देख रहे हैं 45 वार्डों की? और अमूमन मैं आपसे बात करूं क्योंकि आप राजनीतिक नेता भी रहे और राजनीति को समझते हैं अच्छी तरह से, इसलिए मेरा ही सवाल है, 45 वार्डों में आम आदमी पार्टी की इस बार स्थिति हो क्या सकती है? आप आज चुनाव करा लो, वैसे तो चुनाव होने नहीं है क्योंकि बीजेपी अब कुछ ना कुछ डरी हुई है। जो उन्हें उम्मीद थी दिल्ली से वो उनके मुताबिक नहीं आई, उनकी अपेक्षाओं पे दिल्ली खरी नहीं उतरी। तो इस जीत को, जो हमारी आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, इसको वो भुलाना चाहेंगे ताकि थोड़ा सा डिले हो और चुनाव और लंबे जाए। लेकिन अगर आज आप चुनाव करा लो, मैं गारंटेड कह रहा हूं, आज आप चुनाव करा लो, फरीदाबाद के अंदर एमसीएफ के अंदर 25+ पार्षद आज आम आदमी पार्टी के चुनकर आएंगे। 25 से ज्यादा आंकड़ा आप आज भी लेके चल रहे हैं जी। तो ये तो आपके फायदे की बात है। अगर और डिले हो जाएगा, आपको और मौका मिल जाएगा, आप 45 के 45 नहीं, उसमें कारण है। देखो जी, परपंच रचते हैं, इनको कुछ ना कुछ आता है। ये कुछ ना कुछ ऐसा भी खेला कर सकते हैं कि लोगों के दिल और दिमाग पे चोट कर सकते हैं, भावनात्मक रूप ले सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भैया, जो इनकी राजनीति है बीजेपी की, ये थोड़ी सी भावनाओं पे खेलने की आधारित राजनीति है, विकास पे राजनीति नहीं है। ये भावनाओं से खेलना जानते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा चुनाव जितना जल्दी हो, क्योंकि पहले ही इतने काम अटके हुए हैं। भाई, हम अपने फायदे के लिए अगर लोगों को नुकसान कर रहे हैं तो गंदी राजनीति है। आज आप देखो क्या हाल हुआ पड़ा कॉलोनियों में, सेक्टर्स में, बस्तियों में जाके आप देखो आज क्या स्थिति हुई पड़ी। यही परपंच तो उन्होंने रच के रखा हुआ है ना। सीवर डाल रहे हैं, पानी की लाइनें डाल रहे हैं, सड़कें बनाने की तैयारी चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा फरीदाबाद। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं। अगले 3-4 महीने में, 5 महीने में जब ये बन जाएंगे, फिर आपके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि भावनात्मक, लेकिन जनता है वो समझ चुकी है कि जो काम ये आज करा रहे हैं, अब महीने 2 महीने में अब ये काम कर रहे हैं, ये काम 5 साल से भी हो सकते थे। 5 साल से भी तो बीजेपी एमसीएफ में थी, पार्षद थे, वो केवल अपनी उगाही में, ठेकेदारों से पैसे लेने में और जगह जगह से जो उनकी मंथली बंधी हुई है उनमें ही लगे रह गए।
तो ये काम जो आज हो रहे हैं, ये काम तो 4-5 साल मतलब आप चाहते हो विकास काम पूरे ना कराएं, उससे पहले पहले वो अपना इलेक्शन जल्दी से कराएं तो आपको फायदा हो। नहीं, मैं तो चाह रहा हूं कि इस बहाने कम से कम सोई हुई सरकार जागी तो सही, सोई हुई सरकार के कान पे चेटी चली तो सही कि भाई ये काम हमें कराने हैं और ये हमें पहले कराने थे। मैं तो कह रहा हूं काम भी करेगी, ये जनता है, समझ चुकी है, जाग चुकी है, काम भी करवाएगी और वोट भी इनको नहीं देगी। चलिए अंत में आखिरी सवाल ले लेते हैं, आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, इस पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया हम अंतिम इंटरव्यू में लेना चाहेंगे। देखो सतपाल जी, पहले तो इसके लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं और जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं उन सबको भी दिल से बधाई है कि इतने कम समय में और इतनी मजबूती से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसमें कहीं ना कहीं छोटा सा भी अंश, अपना छोटा सा भी भाग इस पार्टी की मजबूती के लिए किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। और ये थे मेरे साथ अनिल चेची जो छात्र राजनीति से रहे हैं और टीचर भी रहे हैं, 29 वार्ड से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी पकड़ भी रखते हैं, मुद्दों पर भी अच्छी चर्चा करते हैं। एक बार फिर हम इनसे दोबारा बात करेंगे और कुछ और लोगों के साथ एक बार फिर मिलते हैं। अभी आपसे भी हम इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।